So this is your chapter number 3 of exogenetic process, part 1. Now in the last chapter, it is chapter number 2, we learned about endogenetic process, right? Endogenetic मतलब मैंने बताया था कि internal movement. अभी हम लोग पढ़ने वाले exogenetic process. Now exogenetic process है ना, ये chapter दो हिस्सों में divide किया. It is divided into two parts. Chapter number 3 is part 1 and chapter number 4 is part 2. So in this we are doing part 1. Now exogenetic मतलब क्या है? जैसे एंडोजेनेटिक से डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स बन रहे थे, वैसे एक्सोजेनेटिक्स क्या करता है, जो लैंडफॉर्म बन गया है उसको थोड़ा चेंज करता है. एक्सोजेनेटिक प्रोसेस चेंजेस द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म. ठीक है, एंडोजेनेटिक में क्या हो रहा था, नया नया टाइप का लैंडफॉर्म्स बन रहा था, हिमालयस बन रहा था, प्लेटोज बन रहा था, बट एक्सोजेनेटिक क्या करता है, वो ही लैंडफॉर्म्स को थोड़ा चेंज करता है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी हिमालयस देखा है. अभी हिमालयस इज कवर्ड विद स्नो, इट हैज डिफरेंट शेप, but it was not this way around million years ago. It was something different, but because of the changes, जो changes हो गया है हिमालयस पे, अभी हमको ऐसे दिखता है. पर ये क्यों ऐसे दिख रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. ठीक है, एक्सोजेनेटिक मतलब क्या, एक्सटर्नल मूवमेंट्स. एंडो मतलब इंटरनल मूवमेंट्स. सो यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड ऑन अभी कैसे है कि फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. नाउ मेनी लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म due to the internal movements, and many processes occurs on the earth's surface also led to formation or degradation of landform. Degradation मतलब wearing off, breaking of landforms. Continuously in this lesson we'll be learning about exogenetic process. Now exogenetic process फॉर्म होने के लिए या करने के लिए कौन से चीजें या कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, which are the factors responsible for exogenetic process. सेकेंड पैराग्राफ में दिया है, देखो मैंने अंडरलाइन किया है. they are mainly solar energy. solar energy मतलब क्या, with the help of sun's heat exogenetic process होता है. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, the rivers they flow with the help of gravitational force. So rivers also do lot of external forces, that is exogenetic process. नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कहां पे मिलता है, सी वेव्स में. आपने सी वेव्स देखा रहेगा ना, आगे पीछे होता है. सी वेव्स आता है, ठीक है, रॉक को टच करता है, फिर वापस पीछे जाता है. तो सी वेव्स दे कम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड सी वेव्स आल्सो डू लॉट ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, solar energy and kinetic energy are responsible for exogenetic process. So in this chapter we'll be learning one part of exogenetic process, that is weathering. ये पूरा chapter weathering पे है, याद रखना. This whole chapter is mainly concerned about weathering, and now we'll be learning what is weathering. ये weathering वो नहीं है अपना जो weather condition हम लोग देखते हैं, वो weather नहीं है, ये दूसरा weathering है. So let us understand this. ठीक है, सो अपने को इंट्रोडक्शन मालूम पड़ गया. दिस आर द थ्री फैक्टर्स, याद रखना. काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ऑन अर्थ्स सरफेस. ओके, नाउ विल कम टू वेदरिंग पार्ट. इफ यू सी दिस ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर वेदरिंग का मीनिंग दिया है. अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज वेदरिंग, ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स is a natural phenomena. It is called as weathering. Weathering मतलब क्या है, when the rock breaks into small particles. Now this rock breaks into small particles because of natural weathering. There are two types of weathering, man-made weathering and natural weathering. But ये chapter में we are mainly concerned with natural weathering. Natural weathering मतलब क्या, जब rock अपने आप टूटता है into pieces due to different forces, it is called as weathering. याद रखना. Now ये चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप का वेदरिंग पढ़ने वाले हैं. देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. कितना टाइप है, 3 टाइप्स. द 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग आर, द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेदरिंग, द सेकंड वन इज केमिकल वेदरिंग, एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. कौन सा टाइप का है, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. अच्छा, मैकेनिकल वेदरिंग आपको कहां पे मिलेगा, मान में वेयर द क्लाइमेट इज ड्राई, एरिड. एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट. देखो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, in arid climate mechanical weathering is dominant, ज्यादा मिलता है. ठीक है, एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट, जहां पर क्लाइमेट ड्राई है. केमिकल वेदरिंग किधर मिलेगा ना, where the climate is humid. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं
प्लेस का एग्जांपल के हिसाब से बताओ तो राजस्थान में आपको मैकेनिकल वेदरिंग मिलेगा और मुंबई में आपको केमिकल वेदरिंग मिलेगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, वो सब जगह मिलेगा, बिकॉज बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब क्या है, व्हिच हैपेंस थ्रू लिविंग स्पीशीज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो तो सब जगह है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज फाउंड एवरीवेयर, but chemical weathering is found precisely in humid and mechanical weathering is precisely found in dry climate. So we'll be learning this one by one. Let us start with the first one, that is mechanical weathering. अभी मैकेनिकल वेदरिंग के पहले और एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन. इफ यू सी दिस पैराग्राफ, मैंने लास्ट में अंडरलाइन किया है, एक्सफोलिएशन ऑफ द रॉक. यू नो व्हाट इज एक्सफोलिएशन? एक्सफोलिएट बोलते हैं इसको, टू बी प्रिसाइज. अभी जैसा अनियन है, आपने अनियन देखा रहेगा, कांदा. कांदा को आप जब बीच में से काटेंगे तो आप लोग देखेंगे अंदर बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं अनियन के. यस और नॉट? आपने ऑब्जर्व किया रहेगा अनियन के अंदर बहुत सारे लेयर्स है. वैसे ही रॉक के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं. ठीक है. अभी कैसे है ना कि द आउटर लेयर इज एक्सपोज टू द सन्स हीट बट द इनर लेयर इज नॉट एक्सपोज. तो उससे क्या होता है, आउटर लेयर बिकॉज ऑफ द सन हीट इट स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ. वेयरिंग ऑफ मतलब क्या है, उसका लेयर निकलने को चालू हो जाता है. और जब ये लेयर निकलता है ना धीरे धीरे करके, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएटिंग ऑफ द रॉक लेयर फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द रॉक इज कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर, टू रेनफॉल, टू डिफरेंट वेदर कंडीशन. उसकी वजह से उसका लेयर निकलते जाता है. और जब इसका लेयर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सफोलिएशन. आपने देखा रहेगा आपके घर पे जो पेंट है आपके वॉल पे, कभी कभी वो पेंट का एक एक लेयर निकलते जाता है जब पेंट पुराना हो जाता है. वही टाइप का उसको भी हम लोग बोलते हैं एक्सफोलिएशन. दैट इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन ऑफ द पेंट. वैसे ही यहाँ पे रॉक का भी एक्सफोलिएशन होता है. ठीक है. तो ये होता है एक्सफोलिएशन. क्लियर विद दिस? नाउ आफ्टर दिस विल कम टू मैकेनिकल वेदरिंग. अभी मैकेनिकल वेदरिंग के बहुत सारे टाइप्स है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वाटर. कितना टाइप का मैकेनिकल वेदरिंग है? ठीक है. द रीजंस आर टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वाटर. सबसे पहला लेते हैं टेम्परेचर. अभी कैसे है ना कि रॉक इज फॉर्म्ड ऑफ मिनरल्स. याद रखना, रॉक इज फॉर्म्ड ऑफ मिनरल्स. देयर आर डिफरेंट मिनरल्स इनसाइड द रॉक. अब जब ये रॉक इज एक्सपोज टू टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर कैसे? टेम्परेचर विल बी हाई, टेम्परेचर विल बी लो. ठीक है. एक ही टेम्परेचर पूरे साल होता नहीं है. ठीक है. सो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, द मिनरल्स इन द रॉक एक्सपांड. When the temperature is high, the minerals in the rock expand, and when the temperature is low, the mineral in the rocks contract. समझा? तो मतलब रॉक के अंदर का मिनरल्स जब टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म है, तो रॉक एक्सपांड होता है. और जब टेम्परेचर लो हो जाता है, दैट इज कोल्ड, रॉक कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मेरे को बताओ, अगर ये रॉक के अंदर का मिनरल्स बार बार एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्रैक आएगा क्या? नहीं है. रॉक में क्रैक आ जाएगा. और रॉक में जब ये क्रैक आता है, धीरे धीरे ये क्रैक बढ़ के रॉक ब्रेक्स इनटू पीसेस. दिस इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग. ठीक है. आपको ये बहुत जगह पे दिखता है, आपने देखा रहेगा, रॉक ब्रेक्स इनटू पीसेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर. ठीक है. और ये ज्यादा कहां पे मिलता है मालूम है क्या? इट इज फाउंड मेनली इन, मैंने जो अंडरलाइन किया देखो, वो in areas where the diurnal range of temperature is higher. Diurnal मतलब क्या है? The difference between the hot and cold temperature. मतलब राजस्थान में कैसे है? सुबह डे टाइम में the temperature is on a higher side. Means the temperature will go till 45 degrees, 48 degrees. But in the same day, in the night time, the temperature will be on 4 degree, 5 degree, 8 degrees. So can you see a difference, a vast difference? सुबह बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंडी. तो मेरे को आप इमेजिन कर सकते हो एक दिन में रॉक कितने बार एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है. तो एक दिन में रॉक एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे रॉक जल्दी टूट जाता है. इसके लिए इफ यू गो टू राजस्थान और इफ यू गो टू डेजर्ट, यू डोंट फाइंड रॉक्स, यू फाइंड सॉइल. आपने नोटिस किया रहेगा वहां पे आपको सैंड मिलता है. क्यों सैंड मिलता है? बिकॉज रॉक्स वहां पे जल्दी वेदर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डियोर्नल रेंज. डियोर्नल रेंज मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब क्या है? सुबह बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंडी, जिससे रॉक जल्दी टूटता है. सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग. दिस इज अ रीजन ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग.
जिससे rocks they break into pieces. Once again I'll tell you, diurnal range means extreme climate. Extreme climate मतलब क्या, सुबह बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंडी. ठीक है. अभी टेम्परेचर के बाद में द सेकेंड रीजन इज फ्रॉस्ट. अभी फ्रॉस्ट टेम्परेचर का ही कंटिन्यूएशन है. अगर आप देखेंगे तो सिंपल है. अब जब रॉक है, हमने सबने साइंस में पढ़ा है कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर चेंजेस. व्हेन इट इज इन लिक्विड फॉर्म द वॉल्यूम इज लेस, व्हेन इट इज इन सॉलिड फॉर्म द वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक है. पानी जब लिक्विड फॉर्म में तो कम होता है, बट सॉलिड में रहेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है. ये हमने सबने पढ़ा है. ठीक है. अब जब रॉक में एक क्रैक आया है, इमेजिन करो टेम्परेचर की वजह से रॉक में एक क्रैक आ गया है. अब वो क्रैक ओपन हो गया है. ठीक है. वो रॉक के बीच का जो क्रैक है वो ओपन हो गया है. अब उस क्रैक में बिकॉज ऑफ रेनफॉल द वाटर एक्यूमुलेट्स इन दैट क्रैक. मतलब वो पानी वो क्रैक के अंदर जाके जम जाता है. ठीक है. अब क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन or below freezing point, that is below 0 degree, what will happen, the water in that crack will freeze. अब मेरे को बताओ, जब वो लिक्विड फॉर्म में था तो उसका वॉल्यूम कम था, बट जैसे ही वो पानी सॉलिड में हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अब जो उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो उसको ज्यादा जगह लगेगा सेटल होने के लिए. तो वो क्या करेगा, जो क्रैक ऑलरेडी था रॉक के अंदर उसको और बड़ा बनाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो क्रैक बढ़ते जाएगा, और एट द एंड दैट रॉक विल ब्रेक इनटू पीसेस. ठीक है. when the water freezes inside the crack because of the decreasing of temperature, the rock will break into pieces. ठीक है. so this is an best example of frost. frost is also a reason for weathering of rock. ठीक है. लेकिन रॉक में पहला क्रैक होना चाहिए. वो क्रैक के अंदर पानी जाएगा, पानी फ्रीज होगा और रॉक को तोड़ देगा. तो सेकेंड रीजन वॉज फ्रॉस्ट. ठीक है. फ्रॉस्ट के बाद में है क्रिस्टल ग्रोथ. क्रिस्टल ग्रोथ में कैसा है, अभी बहुत सारे आपने देखा रहेगा, इफ यू गो टू दिस बीचेस तो वहां पे देखा रहेगा ना आपने, सी वेव्स आते हैं, रॉक्स को हिट करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी, रॉक सी वेव्स कम, हिट्स द रॉक एंड गोज बैक. लेकिन ये जो सी वाटर होता है, इट इज एन एल्कलाइन वाटर. एल्कलाइन मतलब उसमें सॉल्ट और बाकी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. ठीक है. अब जब ये वाटर रॉक को आके हिट करता है, ठीक है, ये सी वाटर जब रॉक को आके हिट करता है तो बहुत सारा वाटर ड्रॉप्स वो रॉक पे एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है. ध्यान से सुनना ये प्रोसेस. व्हेन द सी वाटर हिट्स द रॉक, सम ऑफ द वाटर ड्रॉप्स दे सेटल ऑन द रॉक. अब ये वाटर ड्रॉप्स में सॉल्ट है. ठीक है. अब क्या होता है मालूम है क्या, रॉक में जितने मिनरल्स है ना, ये पानी के साथ मिक्स होके डिसॉल्व हो जाते हैं और छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं. Because this sea water is dissolving the rock slowly. Dissolving मतलब क्या, रॉक के अंदर के मिनरल्स को डिसॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से रॉक में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं. ठीक है. और ये सी वेव्स है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मतलब कंटिन्यूअस ये सी रॉक को हिट कर रहा है, वापस जा रहा है, रॉक को हिट कर रहा है, वापस जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे होल्स बन रहे हैं. और एट द एंड ये रॉक कैसे दिखेगा, यहाँ पर एक इमेज दिया, देखो, इट लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब. कैन यू सी द रॉक्स, वो छोटे छोटे होल्स क्यों बने, वहां पे वो वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट होते गए, और वो वाटर ड्रॉप्स क्या कर रहे थे, उस पार्ट के एरिया को डिसॉल्व कर रहे थे. बिकॉज वो वाटर ड्रॉप्स में क्या था, एल्कलाइन था. इट वॉज एन एल्कलाइन, इट वॉज अ सॉल्ट वाटर. दैट्स व्हाई इट वॉज क्रिएटिंग द स्मॉल होल्स ऑन द रॉक. सो एट देन यू कैन सी दिस हनीकॉम्ब. ये ना बीचेस पे जाएंगे तो आपको बहुत दिखेगा. वी डोंट नोटिस दिस, बट व्हेन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ बीच, or if you go to an Alibag beach, see the rocks carefully near the beach, you'll find this holes on the rock, and this is called as crystal growth. ठीक है. क्यों मालूम है क्या, बिकॉज ये होल्स में जो पानी एक्यूमुलेट होता है वो तो इवोपरेट हो जाता है, बट पानी के अंदर का जो सॉल्ट होता है, क्रिस्टल्स होता है ना, सॉल्ट क्रिस्टल्स, वो वहीं का वहीं रह जाता है. ठीक है. बिकॉज पानी इवोपरेट होगा, सॉल्ट नहीं इवोपरेट होगा. इसके लिए इसको नाम दिया है क्रिस्टल ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पे अल्कलाइन क्रिस्टल सेटल हो जाते हैं. पानी इवोपरेट हो जाता है, बट अल्कलाइन क्रिस्टल सेटल होते हैं और उसको रॉक को डिसॉल्व करते हैं. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट क्रिस्टल ग्रोथ.
क्रिस्टल ग्रोथ के बाद में द नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ प्रेशर. नाउ रिलीज ऑफ प्रेशर मतलब क्या? अभी हमने एक्सफोलिएशन के टाइम पे पढ़ा कि रॉक हैज मेनी लेयर्स. रॉक हैज मेनी लेयर्स, ये सो नॉट? एक्सफोलिएशन में पढ़ा था. अब क्या होता है मालूम है क्या? द आउटर लेयर ऑफ द रॉक इज पुटिंग कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन इनर लेयर. ठीक है, मतलब बहुत सालों से द आउटर लेयर इज पुटिंग द प्रेशर ऑन इनर लेयर, बिकॉज आउटर लेयर पे भी प्रेशर रहता है. अब क्या होता है? आफ्टर सम टाइम द आउटर लेयर सीजेस द प्रेशर. सीजेस द प्रेशर मतलब उसका प्रेशर खत्म हो जाता है. अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्प्रिंग रखा हुआ है. स्प्रिंग के ऊपर आपने हाथ रखा, उसको प्रेशर पे रख दिया, मतलब उसके ऊपर जोर से प्रेशर रखा आपने. आफ्टर सम टाइम जब आप हाथ निकालोगे तो स्प्रिंग जोर से उड़ेगा. यस और नॉट? वैसे यहाँ पे बहुत सालों से आउटर लेयर ऑफ द रॉक इज पुटिंग प्रेशर ऑन इनर लेयर, कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन इनर. अभी जब आउटर लेयर का प्रेशर छूट जाएगा तो इनर लेयर क्या करेगा? इट विल पुट रिवर्स प्रेशर ऑन आउटर लेयर. दैट इज कॉल्ड एज काउंटर प्रेशर ऑन आउटर लेयर. और जब वो काउंटर प्रेशर डालेगा आउटर लेयर पे, तो आउटर लेयर का जो रॉक्स है, जो पार्ट्स है, जो लेयर्स है, वो टूटने चालू होंगे. ठीक है, सो इसमें इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से when the inner layer releases the pressure on outer layer, the outer layer starts breaking into pieces. लेकिन इसके पहले क्या हो गया है? आउटर लेयर ने भी इनर लेयर पे प्रेशर डाला, इसकी वजह से इनर लेयर ने आउटर लेयर पे डाला है. दिस इज कॉल्ड एज रिलीज ऑफ प्रेशर. ठीक है, मतलब ये रॉक्स में ही हो रहा है, इंटरनल मूवमेंट्स. या अच्छा, द लास्ट वन इज वाटर. नाउ वाटर, हमने पढ़ा है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? कि पानी में कुछ भी डाला तो डिसॉल्व हो सकता है. आपने सॉल्ट डाला पानी में, उसको मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया. आपने शुगर डाला पानी में, मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया. सो इफ यू टॉक अबाउट वाटर, नाउ some areas experiences more rainfall than others. जैसे कि if you talk about इंडिया में कैसे कोंकण एरिया में बहुत बारिश होता है, केरला में बहुत बारिश होता है. In such areas, soaking of rock water also causes weathering. मतलब क्या होता है ना, इतना बारिश हुआ है रॉक पे कि रॉक के अंदर का मिनरल्स उस पानी के साथ डिसॉल्व होके निकल जाता है रॉक से, मतलब रॉक को छोड़ के चला जाता है. ठीक है, रॉक में बहुत सारे मिनरल्स है. फॉर एग्जांपल रॉक में, आपको एग्जांपल देता हूँ, रॉक में देयर इज लाइम, देयर इज मैग्नीशियम, देयर इज सिलिका. ठीक है, अब जब बारिश होगा ना तो रॉक के अंदर का जो लाइम, जो मिनरल है ना, वो पानी के साथ डिसॉल्व होके निकल जाएगा. ट्राई टू इमेजिन दिस. जब बारिश होगा, the lime in the rock will dissolve with the water and leave the rock. वो यहाँ पे बता रहे हैं. Some rocks like sandstone, conglomerate मतलब क्या है? कि mixture of many rocks, conglomerate. ठीक है, sandstone, these rocks are formed because of pressure on the agglomeration. agglomeration मतलब जमा होना. सिंपल वर्ड में क्या है? जमा होना. एग्लोमरेशन ऑफ सैंड, क्या जमा हो रहा है इधर? सैंड पार्टिकल्स, मड ऑल्सो मेक्स सैंड पार्टिकल्स कम टूगेदर. अब इधर क्या होता है मालूम है? एक सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से सुनना. ओके, एक रॉक है, उस पे बारिश हो रहा है. द रॉक इज सोक्ड अंडर वाटर. रॉक के अंदर के जो भी मिनरल्स है, उसमें से कुछ मिनरल्स पानी के साथ डिसॉल्व होके निकल जाते हैं. अभी जब पानी में वो डिसॉल्व होके निकल रहे हैं तो सिर्फ मिनरल्स डिसॉल्व होके निकल नहीं रहे, सैंड हो रहा है, मड पार्टिकल्स हो रहा है. और ये जो मिनरल है, ये जो सैंड है, ये जो मड पार्टिकल है, दे आर एक्यूमुलेटेड इन अ डिफरेंट कॉर्नर और वहां पे एक नया रॉक बन रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मतलब एक रॉक में से मिनरल्स, मड पार्टिकल्स और सैंड डिसॉल्व होके एक नया रॉक बन रहा है. अभी वो रॉक में क्या क्या है? पानी है. मैं नया रॉक का बात कर रहा हूं. In that new rock there is water, there is limestone. मैं मिनरल का बात कर रहा हूं. There is water, there is limestone, there is sand and there is mud particle. अभी इसमें से क्या इवोपरेट होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली वाटर. अब जब वाटर इवोपरेट होता है ना, तो ये जो रॉक है ये ड्राई हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू ग्रैन्युलर. ग्रेन्स बन जाता है. मतलब ये रॉक जब टूटता है ना तो इसके ग्रेन्स दिखेंगे. कैन यू सी दिस पिक्चर बिलो?
कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूरा ग्रेन्स बन जाता है, ठीक है। जब ये रॉक टूटता है ना, जब ये रॉक टूटता है ना, तो इसके ब्लॉक्स नहीं टूटते। अभी आपको एग्जांपल देता हूं। आपके सामने दो स्वीट्स रखा है, मिठाई का बात कर रहा हूं। वन इज अपना जो लोकल है काजू कतरी जिसको बोलते हैं, जिसका सबका फेवरेट है काजू कतरी। दूसरा है मोतीचूर का लड्डू, ठीक है, सबने सुना रहेगा मोतीचूर का लड्डू एंड काजू कतरी। मोतीचूर के लड्डू को जब आप ब्रेक करोगे ना, तो उसके ग्रेन्स गिरते हैं, आपने देखा रहेगा, नोटिस छोटे छोटे ग्रेन्स है उसके, तो वो ग्रेन्स गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैन्युलर। बट जब आप काजू कतरी को तोड़ते हो या वो टूटता है, तो उसके ग्रेन्स नहीं गिरते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स गिरते हैं, ठीक है, उसके ब्लॉक्स बनते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। कुछ रॉक्स होते हैं जो ग्रेन्स में टूटते हैं, और कुछ रॉक्स होते हैं जो ब्लॉक्स में टूटते हैं। जो ग्रेन्स में टूटते हैं उसको बोलते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, और जो ब्लॉक्स में टूटते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो है, ये ग्रेन्स में टूट रहा है, इसको बोलते हैं ग्रैन्युलर वेदरिंग, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ओके। Sometimes both temperature and water are responsible for weathering. Difference in temperature causes contraction and expansion, जो मैंने पहले बताया था, widening the joints or the cracks in the rocks, and water accumulates in such rocks joints, and a big block of rock separates from each other. If you have noticed, when you travel to certain places, अगर आप माउंटेनस एरिया में गए तो आपने नोटिस किया रहेगा, वहां पे बहुत सारे रॉक्स है जो दो दो हिस्सों में टूटे हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स है। जहां पे एक रॉक था उसका दो हिस्सा हो गया, दो ब्लॉक हो गए, एक ब्लॉक का दो ब्लॉक, उसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। मतलब एक बड़ा पार्ट रॉक का टूट के अलग हो गया, उसको बोलते हैं ब्लॉक। अगर वो रॉक ग्रेन्स में टूट रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रेन डिसइंटीग्रेशन, दैट इज ग्रैन्युलर वेदरिंग। तो हम लोग ने मैकेनिकल वेदरिंग में 5 चीजें पढ़े। सबसे पहला टेम्परेचर, फिर क्रिस्टल ग्रोथ, फिर हमने पढ़ा रिलीज ऑफ प्रेशर, एंड वी आल्सो लर्न वाटर। जब वाटर रॉक पे गिरता है तो रॉक में से बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व होकर एक नया रॉक बनता है, और जब नया रॉक बनेगा उस पे अगर वेदरिंग हुआ तो इट टर्न्स इनटू ग्रैन्युलर वेदरिंग, इट ब्रेक्स इनटू ग्रेन्स। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग खत्म हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल वेदरिंग। नाउ केमिकल वेदरिंग अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो दिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। Now, water plays an important role in chemical weathering. Chemical weathering will not happen without water. ये याद रखना, ठीक है। And we know that water is a universal solvent, जैसा मैंने अभी पहले बताया था। Many things get dissolved easily in water, and the solubility increases because the matter has dissolved in the water. Solubility मतलब क्या, पानी में जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा because वो डिसॉल्व हुआ है। अभी 3 टाइप के केमिकल वेदरिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देना। द फर्स्ट वन इज कार्बोनेशन, जो नीचे दिखाया है। सेकेंड वन इज सोल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला पढ़ेंगे कार्बोनेशन, क्या होता है। आपने अभी देखा रहेगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पोल्यूशन भी सेटल होता है, उसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सेटल होता है, और उसी टाइम पे जब रेनफॉल होता है, when the rain passes through the atmosphere, it mixes up with the pollution, that is carbon dioxide. और जब कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर मिक्स होता है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, या उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। यहां पर केमिकल फॉर्मूला भी दिया है, देखो, when CO2 mixes with H2O, it turns into H2CO3, that is carbonic acid. And formation of this carbonic acid is called as carbonation. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, the formation of this carbonic acid is called as carbonation. और जब ये एसिड रेन रॉक्स पे गिरेगा, it will weaken the rock and the rock will break into pieces, because ये जो एसिड रेन हो रहा है इसमें केमिकल्स है which will affect the rock and it will break into pieces. आपने देखा रहेगा जब बारिश होता है तो रेनी सीजन के बाद में आपने देखा रहेगा आपके बिल्डिंग के बाहर का जो वॉल होता है उसका पेंट ब्लैक और ग्रीन हो जाता है,
क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो कार्बोनेशन ऑल्सो डज द वेदरिंग पार्ट ऑन द रॉक्स, बिकॉज उसमें केमिकल्स होता है। तो व्हाट इज कार्बोनेशन? व्हेन द वाटर mixes with carbon dioxide in the atmosphere, that is H2O plus CO2 is equal to H2CO3, carbonic acid। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हुआ कार्बोनेशन का। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? कभी कभी है ना, सिर्फ वाटर से कुछ चीजें डिसॉल्व नहीं होते। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डज नॉट डिसॉल्व ओनली इन वाटर। वाटर के साथ कुछ और रहेगा ना तो फटाफट डिसॉल्व होता है। ये आपने लैब्स में देखा रहेगा, साइंस लैब्स में, बट यहाँ पर हम लोग नेचुरल प्रोसेस का बात कर रहे हैं। अभी क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेशन, मैंने अंडरलाइन किया, देखो केमिकल प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज केमिकल प्रेसिपिटेशन? पहला तो अपने को पता करना है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। व्हेन द रेन वाटर falls on the ground, it is called as precipitation. When snow falls on the ground, it is called as precipitation. बट यहां पर सिर्फ प्रेसिपिटेशन नहीं दिया है, केमिकल प्रेसिपिटेशन दिया है। केमिकल प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है? व्हेन द रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड विथ द पोल्यूशन इन द एयर, इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रेसिपिटेशन। व्हेन द रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड विथ द पोल्यूशन existing in the air, it is called as chemical precipitation। ठीक है, नाउ केमिकल प्रेसिपिटेशन से क्या होता है कि मैंने बोला कि जब वो गिरता है रॉक पे, तो रॉक में से बहुत सारा मिनरल्स डिसॉल्व होके निकलता है, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइम निकल के एक अलग स्टोन बनता है जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। और ये केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से देयर इज अ प्लेस इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन महाराष्ट्र, Wadgaon Darya in Ahmednagar, there is a limestone cave formed because of chemical precipitation। ठीक है, मतलब एक पूरा लाइमस्टोन केव बना है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल प्रेसिपिटेशन। मतलब लाइम रॉक से निकल के अलग से एक लाइमस्टोन रॉक बन गया है। ठीक है, और ये जो केमिकल प्रेसिपिटेशन वाला जो रॉक है, दे आर ब्रिटल इन नेचर। नीचे लिखा है, देखो मैंने अंडरलाइन किया, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब क्या? मतलब जो हार्ड है बट जल्दी टूट सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास इज हार्ड इन नेचर, बट मैंने अगर उसको नीचे गिराया तो वो इजीली ब्रेक होता है। वैसे ये लाइमस्टोन जो है, इट इज हार्ड इन नेचर, बट इफ यू ट्राई टू ब्रेक इट, इट विल ब्रेक इजीली। ठीक है, तो सोल्यूशन से ऐसे ऐसे टूट के रॉक बनते हैं और इट टर्न्स इनटू स्मॉल पीसेस आल्सो। तो दिस वाज अबाउट सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने बहुत बार नोटिस किया है। आपने अगर नोटिस किया रहेगा, व्हेन यू कट एन एप्पल, अगर आप एप्पल देखेंगे तो एप्पल को आप अगर कट करके रखेंगे ज्यादा टाइम तक, तो अंदर का जो पार्ट है वो येलो जो होता है या जो व्हाइट होता है, इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। आपने नोटिस किया रहेगा, एप्पल को अगर आप ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे काट के, तो इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एयर। नाउ क्या होता है मालूम है क्या? द एयर रिएक्ट्स विद द आयन इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एयर जब आयन को लगता है तो आयन स्टार्ट्स रस्टिंग। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट में, अगर रॉक में आयन है, तो आयन इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर और वाटर, बिकॉज एयर और वाटर में दोनों में ऑक्सीजन होता है, so when oxygen comes in contact with iron, the iron starts rusting, and this process of rusting is called as oxidation। ठीक है, इस पे आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपको मालूम है खीला होता है, खीला जिसपे आप लोग फोटो फ्रेम्स लगाते हैं, वो नेल्स को अगर आप एक गीले कपड़े में बांध के रखो, टेक अ वेट क्लॉथ, उसमें ये नेल्स को रखो बांध के फॉर सम टाइम, and after some time you open the cloth, you'll see that the nails have rusted, it has turned a reddish brown। this process is called as oxidation। वैसे ही बहुत सारे रॉक्स में भी आयन होता है। मैंने बोला रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल, अगर उसमें आयन है तो वो आयन रस्ट होने को चालू होता है, and that rocks break into pieces। इसके लिए if you go to Goa,
Have you noticed when you go to Goa, you find red soil? आपने देखा रहेगा वहां पे आपको red soil मिलता है. Or if you go to Konkan area, you'll find red soil. Why you find red soil over there? The reason is वहां पे ये oxidation process हुआ है rock के साथ. That's why the soil is red in color. ठीक है, because उधर का जो rock है उसके अंदर का iron rust हो गया है. अभी clear? So this was about oxidation. Okay, तो ये था types of chemical weathering. अब केमिकल वेदरिंग में नेक्स्ट वाला आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग मैंने बोला इट इज रिलेटेड टू लिविंग स्पीशीज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयर आर मेनी एनिमल्स एंड देयर आर प्लांट्स हु क्रिएट्स बायोलॉजिकल वेदरिंग. लेट अस गो थ्रू दिस. आई विल रीड दिस पैराग्राफ. नाउ बिसाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. हैव यू विजिटेड एनी फोर्ट? अगर आप एक फोर्ट में नोटिस करोगे, अभी जाओगे तो वो फोर्ट में नोटिस करना, हैव यू सीन ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर, ठीक है, ऑन देयर minarets. You also just have seen pieces of rocks getting separated. If you see this image, can you see this image clearly? यहाँ पर आप देख रहे हो कि दीवार के बीच में से ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, और जब ये दीवार के बीच में से जब ट्रीज ग्रो हो रहे हैं तो it is breaking the rocks into pieces. Even the roots of the trees, they also break the rocks which are under the ground. क्योंकि जब ये roots grow होते हैं ना तो उनको space चाहिए, तो ground के नीचे का जो rocks होता है ना, they also break into pieces because the roots wants the space to grow. तो indirectly the trees are also breaking the rocks into pieces. वो लोग भी weathering कर रहे हैं, सिर्फ trees नहीं कर रहे, even the animals and insects do. यहाँ पे देखो पैराग्राफ में लिखा है ants make large ant hills. आपने देखा रहेगा, बचपन में पढ़ा रहेगा, कार्टून में देखा रहेगा, तो ant makes ant hills. लेकिन वो ant hill किससे बनाता है? छोटे छोटे रॉक को तोड़ तोड़ के बनाता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि वेदरिंग सिर्फ बड़े रॉक का हो, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स का भी वेदरिंग होता है. और ये कौन कर रहा है? ants. They are very busy, they are very hard working. So what they do, they break the small rocks into pieces and they make ant hills. Rats, mice, आपने देखा रहेगा rabbits, this उनका जो आगे का जो teeth होता है उससे they are continuously digging, and when they are digging they are breaking the rock into small pieces, ठीक है. And other worms and insects make burrow in the ground, and these animals are called burrowing animals. Rabbits, beaver, rat, mice, they burrow. When they are burrowing, they are breaking the small rocks into pieces. And because of their activity, weathering of rocks occurs. Besides this, अच्छा, इसके अलावा algae, moss, and lichen, other flora, etc. all also causes weathering. अभी सर आप सोचते रहेंगे कि algae कैसे weathering करता है? आपने देखा रॉक पे ग्रीन कलर का एक लेयर होता है, बारिश के टाइम पे आपका पैर फिसल जाता है, आपने नोटिस किया रहेगा. तो वो जो ग्रीन है दैट इज कॉल्ड एज एल्गे. अब ये एल्गे क्या करता है मालूम है क्या? ये एल्गे में ना केमिकल्स होते हैं जो वो रिलीज करता है, और ये केमिकल्स किस पे रिलीज कर रहा है? ऑब्वियसली रॉक पे रिलीज होगा. और ये केमिकल्स क्या करता है? रॉक को स्लोली स्लोली वीक करता है. तो एल्गे से ना, एल्गे जब ये प्रोसेस कर रहा है ना, इट इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस. ऐसा नहीं कि एल्गे आज रॉक पे बैठा कल रॉक गायब. ये slowly होता है, slowly होता है. After some time, after some days and months, the rock breaks into pieces because this algae, this moss, they release chemical on the rock, which breaks the rock into small pieces. ठीक है, तो ये भी weathering का काम कर रहे हैं. तो biological weathering में हमने देखा कि trees, ants, rats, mice, earthworms, and different type of algae, moss also creates biological weathering on rocks. So we learned 3 types of weathering: mechanical, chemical and biological weathering. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. The next topic, that is mass movement और mass wasting. mass movement क्या मालूम है क्या? So for example एक माउंटेन है, माउंटेन पे बहुत सारा वेदरिंग हो गया. वेदरिंग मतलब रॉक टूट के सॉइल बन गया, छोटा छोटा पार्टिकल्स में टर्न हो गया. अब ये जो रॉक के ऊपर, सॉरी माउंटेन के ऊपर जो ये वेदरिंग मटेरियल है, इट विल slope down because of gravity.
है कि नहीं? वो ऊपर तो रहेगा ही नहीं, बिकॉज अगर वो रॉक था, रॉक टूट के सॉइल बन गया या वेदर्ड मटेरियल बन गया तो वो भी नीचे आएगा। नीचे आके क्या होगा, फुटहिल पे आके एक्यूमुलेट होते रहेगा। फुटहिल मतलब रॉक का, माउंटेन का बेस, वहां पे आके एक्यूमुलेट होते रहेगा। वो एक्यूमुलेट वहां पे होते रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मास मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट। मैं वो पैराग्राफ पढ़ता हूं तो आपको समझेगा। The weathered rocks material, sorry, the weathered rock materials start moving along the slopes due to gravity. मतलब यहाँ पर वेदरिंग ऑलरेडी हो गया है, अभी वो मटेरियल नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड accumulates near the foothills or the gentle slope. And this process has been happening over the years. मतलब ये एक टाइम नहीं हो रहा है, it is happening continuously over the years. इससे क्या हो रहा है? Over the years, the weathering particles form a conical heap. मतलब नीचे वो जो वेदर मटेरियल उसका भी एक कोन शेप में हीप बन गया। हीप मतलब कैसे? एक छोटा माउंटेन बन गया। हीप at the foothills where weathered particles move down due to gravity alone, and the process is called as mass movement. मास मतलब क्या है? जब एक साथ बहुत सारा वेदर्ड मटेरियल साथ में नीचे आता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट, ठीक है। अभी मास मूवमेंट की भी दो टाइप है, वन इज रैपिड मूवमेंट एंड वन इज स्लो मूवमेंट। रैपिड मास मूवमेंट, स्लो मास मूवमेंट। अभी हम लोग वो पढ़ेंगे व्हाट इज रैपिड मूवमेंट एंड वन इज स्लो मूवमेंट। सबसे पहला है रैपिड मास मूवमेंट। रैपिड मतलब फास्ट, ठीक है। तो रैपिड मास मूवमेंट के लिए दो फैक्टर्स होना जरूरी है, ध्यान में रखना, याद रखना। The two factors required for rapid mass movement are, the first one is steep slope and the second one is humidity. ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए और स्टीप स्लोप होना चाहिए तो रैपिड मास मूवमेंट होता है। अभी टाइप्स ऑफ रैपिड मास मूवमेंट उसमें दिया, देखो पहला रॉक फॉल। व्हाट इज रॉक फॉल? सर रॉक नीचे गिरता है उसको बोलते हैं रॉक फॉल। इतना ही एक्सप्लेनेशन नहीं। इफ यू हैव बीन टू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में अगर आप गए रहेंगे, मुंबई से पुणे जो एक्सप्रेसवे है वहां पे आपने देखा रहेगा माउंटेन्स को नेट से बांधा हुआ है। अगर आपने नोटिस किया रहेगा माउंटेन्स को नेट से बांधा है। क्यों नेट से बांधा है? बिकॉज माउंटेन पे जो रॉक्स है वो नीचे गिरते हैं रेनफॉल के टाइम। अच्छा, क्यों गिरते हैं रेनफॉल के टाइम? बिकॉज इतना बारिश होता है ना कि वो बारिश का पानी इट पेनिट्रेट्स इनटू रॉक, मतलब रॉक के अंदर चला जाता है। और रॉक के अंदर जब पानी चला जाएगा तो रॉक हैवी हो जाएगा, और जब रॉक हैवी होगा तो वो क्या होगा, उसका वेट वो कैरी नहीं कर पाएगा और वो नीचे गिरेगा। और अगर ऐसा रॉक अगर रोड पे गिरेगा इट विल क्रिएट लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। इसके लिए वो लोग ने नेट बांध के रखा हुआ है टू अवॉइड रॉक फॉल्स ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। समझा? तो रॉक फॉल उसको बोलते हैं। दूसरा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आपने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा रहेगा, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे लैंडस्लाइड हुआ था। मतलब एक अक्खा पार्ट जो है लैंड का वो स्लाइड होके नीचे आ गया, ठीक है, और रोड पे आ गया। अगर आपने देखा नहीं रहेगा, देयर वाज अ रीसेंट एक्सीडेंट हैपेंड ऑन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। वहां पे हुआ था, एक लैंडस्लाइड हुआ था बिकॉज ऑफ रेनफॉल। मैंने बोला ना ह्यूमिडिटी चाहिए, बारिश चाहिए तो ही रैपिड मास मूवमेंट होता है। दूसरा है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस क्या है? लैंड सब्सिडेंस मतलब कैसा है कि आप एक जमीन पे खड़े हो और वो जमीन अपने आप नीचे चला जाता है। इधर क्या हो रहा था रॉकफॉल में और लैंडस्लाइड में, क्या हो रहा था, वो स्लाइड हो रहा था स्लोप से। इधर स्लाइड नहीं हो रहा, इधर जगह पे वो लैंड अंदर चला गया, ढस गया, जिसको बोलते हैं ढसना, ठीक है। मतलब लैंड सबसाइड हो रहा है, नीचे जा रहा है, बट नॉट इन अ स्लोप मैनर। सीधा जा रहा है नीचे, जैसा लिफ्ट जाता है ना अपना नीचे, वैसे ही ये जमीन भी नीचे जाएगा और उस पर जितना भी चीज है वो भी नीचे जाएगा, ठीक है। ओके, occurs rapidly and their effects are very destructing. ये जो होता है रॉकफॉल, लैंडस्लाइड्स एंड सब्सिडेंस, ये अच्छा नहीं है, इससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। The probability of this events is more in the regions having humid climate. इसके लिए बारिश के एरिया में ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। Humid climate and steep slopes. A thick layer of weathered material forms on the slope
When it rains in such areas, the rainwater penetrates in the weathered material. मैंने बोला ना रॉक के अंदर पानी चला जाता है, and their weight increases and the weathered materials move very rapidly and come down the slope. Example, the mudslide at Malin village of Pune. अगर पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक मालिन विलेज है, वहां पे इट इज वेरी कॉमन ऑफ लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं बारिश के टाइम पे वहां पे, ठीक है. Sometimes the weathered material do not move downwards but sinks in the setu. सीतु मतलब जहां पे वो है वहां पे ही सिंक हो रहा है, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर रहा है. द वेदर्ड मटेरियल इज नॉट ट्रैवलिंग, इट सिंक्स इन द सीतु, मतलब जहां पे वो है उधर ही नीचे जा रहा है, ठीक है. सिंक्स इन द सीतु where they are, C2 means where they are. This is called as slumping. अगर एक क्वेश्चन आया एग्जाम्स में व्हाट इज स्लम्पिंग, आंसर क्या आएगा? समटाइम्स द वेदर मटेरियल डू नॉट मूव डाउनवर्ड बट सिंक्स इन द C2, दैट इज वेयर दे आर, इट इज कॉल्ड एज स्लम्पिंग, ठीक है. जैसे यहाँ पर इमेज में दिया है, देखो, इफ यू सी दिस इमेज, बीच में देखो वो धस गया हुआ है, नीचे नहीं गया हुआ, उसको बोलते हैं स्लम्पिंग. तो ये था रैपिड मास मूवमेंट. नाउ वी कम टू स्लो मास मूवमेंट. स्लो मतलब आराम से जा रहा है. अगर रैपिड और स्टीप स्लोप चाहिए तो स्लो मास मूवमेंट उसका उल्टा होगा. स्लो मास मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? जेंटल स्लोप एंड ड्राई क्लाइमेट. क्या चाहिए स्लो मास मूवमेंट के लिए? जेंटल स्लोप एंड ड्राई क्लाइमेट. Now in areas with a dry climate and a gentler slope, mass movement occurs slowly, ठीक है, क्योंकि जेंटल स्लोप है ना तो आराम से होगा. सॉइल क्रीप इज अ कॉमन फिनोमिनन. व्हाट इज सॉइल क्रीप? आपने देखा रहेगा जब जोर का हवा आता है तो विंड के साथ सॉइल घूमते रहता है इन अ सर्कुलर मोशन. आपने देखा रहेगा या मूवीज में देखा रहेगा, डेजर्ट एरिया में होता है, व्हेन देयर इज हेवी विंड ब्लोइंग द सैंड मूव्स इन सर्कुलर मोशन विद द विंड. दैट इज कॉल्ड एज सॉइल क्रीपिंग, ठीक है. इज अ कॉमन फिनोमिनन ऑन सच एरियाज. इन पेरीग्लेशियल एरिया, पेरीग्लेशियल मतलब क्या है? माउंटेन का जो एजेस होता है ना, माउंटेन के जो एज होते हैं, स्लोप का जो एज होता है, उसको बोलते हैं पेरीग्लेशियल रीजन. इन पेरीग्लेशियल रीजन द स्लोप्स स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल अक्यूमुलेट्स. मतलब माउंटेन का जो स्लोप है उसके एज पे द सॉइल अक्यूमुलेट्स बिकॉज ऑफ द वेदरिंग. द स्मॉल amount of soil accumulates and because of the movement of soil, this is called as solifluction. इसको क्या बोलते हैं? solifluction. जैसा रैपिड मास मूवमेंट में स्लंपिंग था, वैसे यहां पे भी एक प्रोसेस है solifluction. solifluction कब होता है? in periglacial areas along the slope small layers of soil accumulates. मतलब जो सॉइल निकला हुआ है रॉक में से वो एज में, स्लोप के साइड में एक्यूमुलेट होते जाता है, उसको बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन. क्या बोलते हैं? सॉलिफ्लक्शन, ठीक है. कैन यू सी दिस इमेज? इफ यू सी दिस इमेज केयरफुली, कैन यू सी द एजेस ओवर देयर? वहां पे वो सॉइल जमा हो रहा है, इसको बोलते हैं सॉइल. कैन यू सी दिस एजेस? छोटा छोटा बाउंड्रीज दिख रहा है बीच में, उसको बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन. वहां पे जाके वो सॉइल जमा हो रहा है. Okay, so this was about slow mass movement and rapid mass movement. ठीक है. Here this chapter ends. Okay, so the chapter ends. If you have any doubts, you can ask the doubts now. Yes, quicksand can be an example of rapid mass movement. Yes, if the rock falls on the ground, it will affect. अगर वहां से cars जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो it will affect them. Okay, great. I hope the chapter is clear.
What is the meaning of agglomeration? Agglomeration मतलब क्या है? When some particles accumulate and form one particle. जैसे कि sand, mud और minerals जब साथ में मिलके rock बनता है उसको बोलते हैं agglomeration. Agglomeration मतलब accumulation. अच्छा, इरोजन का जो लास्ट पार्ट है वो मैंने क्यों नहीं बोला है? बिकॉज दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. मतलब चैप्टर नंबर 4 में हम इरोजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए मैंने नहीं किया. इरोजन इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट इरोजन. चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट वेदरिंग. ग्रेट, ग्रेट हर्षित. स्लंपिंग मतलब क्या है? जब वेदर्ड मटेरियल स्लोप से नीचे नहीं जाता है, वहां के वहां ही सिंक होता है. सिंक मतलब अंदर जाना. when the weathered material sinks in the C2, C2 मतलब where they are formed, मतलब स्लोप से वो नीचे नहीं जा रहा है, उधर के उधर ही सिंक हो रहा है, उसको बोलते हैं स्लंपिंग. आई होप यू अंडरस्टूड क्रिश. Oxidation is done only to those rocks in which the iron content is present. वो रॉक में अगर आयन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा. डियोर्नल रेंज मैंने बोला ना, जहां पर क्लाइमेट एक्सट्रीम है, मतलब सुबह बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंडी, उस टाइप के रेंज को, उस टाइप के एरिया को बोलते हैं डियोर्नल रेंज, where the climate is extreme. कॉन्ग्लोमेरेट मैंने अभी बताया, मुबारक, ध्यान देने का.